नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। आज जब देश में हाफ एनकाउंटर, किसी राज्य में फुल एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटरों की बाढ़ सी आ गई है और इसकी चर्चा शुरू हो गई है, तो आज आपको एक ऐसे ही एनकाउंटर की कहानी आज़ाद भारत की सुनाते हैं, जब एक राजा का ही एनकाउंटर पुलिस के द्वारा कर दिया गया था। बात 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसी वर्ष मध्य प्रदेश के बस्तर में एक राजा बने प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो बस्तर के राजा थे, और उसी वर्ष देश आज़ाद हो गया। बस्तर की सीमा हैदराबाद की सीमा से भी मिलती थी और हैदराबाद के नवाब से उनकी अच्छे संबंध भी थे, बनती भी थी। उन्होंने अपने राज के लौह खादान का ठेका भी नवाब को ही दिया था। नवाब स्वयं तो स्वतंत्र भारत इसमें होने के बाद भी अपने राज्य को इस देश के साथ मिलाने के खिलाफ ही थे। उन्होंने भंजदेव को भी ऐसा न करने को उकसाना शुरू किया। तब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा को लौह खनन का ठेका निरस्त न करने और भारत में विलय न करने पर उसके परिणाम भुगतने की उन्हें चेतावनी दी, जिसके बाद उन्होंने अपने राज्य का विलय तो भारत सरकार के साथ कर लिया, पर राजाओं को मिलने वाले प्रीवी पर्स और सुविधाओं से वो संतुष्ट नहीं थे। आदिवासियों को आगे कर उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। वहाँ के आदिवासियों में इनकी इतनी लोकप्रियता थी कि लोग आदिवासी इन्हें ईश्वर की तरह पूजते थे। इसी दौरान 1953 में सरकार ने इनके बगावत, आदिवासियों के साथ जो इनका मुहिम चल रहा था अपने विरोध का, उसको बगावत करार देकर कोर्ट में एक हलफनामा दिया कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और ये अपनी संपत्ति की रक्षा सही से नहीं कर सकते, और उनकी संपत्ति को सीज कर दिया। 1955 में वहाँ भयंकर अकाल पड़ा और यह अफवाह फैल गई या फैला दी गई कि चूंकि सरकार ने राजा की संपत्ति जब्त कर ली है, इसलिए ईश्वर नाराज होकर यहाँ की प्रजा को यह दंड दे रहा है, जिसका परिणाम अकाल है। आदिवासी राजा के पक्ष में इस अफवाह के फैलने के बाद लामबंद होने लगी। राजा ने इसका भरपूर फायदा उठाया। इसी समय बैला डीला की लौह खदानें खनन के लिए जापान को देश के द्वारा दी गई और बाहरी लोगों का बस्तर में आगमन शुरू हो गया। सरकार ने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने पर जो पहले से प्रतिबंध लगाया हुआ था, उस कानून को भी निरस्त कर दिया। बाहरी लोग जब वहाँ जाने लगे और ज़मीन लेने की सुविधा मिली, तो जैसे तैसे यहाँ तक कि शराब की एक बोतल के बदले भी भोले भाले आदिवासियों से उनकी ज़मीन अपने नाम करवाने लगे। खादान, रेल लाइन, प्लांट आदि के लिए आदिवासियों का वहाँ से विस्थापन शुरू हो गया। राजा ने इस आक्रोश को अपने पक्ष में भुनाने को आदिवासी किसान मजदूर संगठन का गठन किया और नारा दिया कि कोई भी जंगल की ज़मीन को नहीं छोड़ेगा। संगठन की इकाइयाँ गांव-गांव में बनाई गई, सदस्यों के बीच वर्दियाँ बांटी गई, महिलाओं को एक खास रंग की साड़ी दी गई, मांझियों, चालाकियों, कोटवारों और यहाँ तक कि सैनिकों की नियुक्ति कर भी राजा ने वहाँ अपना समानांतर प्रशासन खड़ा करने का प्रयास किया। साप्ताहिक हाटों में राजा के संदेश सुनाए जाने लगे और उसके कुछ दिन के बाद राजा पूरी ट्रेन बुक कराकर आदिवासियों को लेकर दिल्ली रैली करने पहुंच गए। जनता के बीच प्रवीर चंद्र के इस प्रभाव के कारण सरकार ने उन्हें मनाने के लिए पहले वहाँ का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष और फिर चुनाव 1957 में कांग्रेस का एक टिकट उन्हें दिया। भारी मतों से जीतकर वे चुनाव तो जीत गए, लेकिन पूर्व में जब्त संपत्ति न मिलने पर विरोध में 1959 में उन्होंने
अपना पद से त्यागपत्र दे दिया और नया दल आदिवासी सेवा दल का गठन कर लिया। संगठन ने जंगल काटकर आदिवासियों में बांटना, जमींदारों साहूकारों की संपत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया। संगठन के सशस्त्र सदस्य पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनने लगे और लोगों के बीच राजा की छवि से विरोधी दल के लोग भी, जनता का ऐसा सामान्य तौर पर होता है कि जब सत्ता के विरुद्ध कोई आवाज़ उठती है तो विरोधी उसे भुनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी तत्कालीन विरोधी दल के नेताओं ने राजाओं के पक्ष में लामबंद होना शुरू कर दिया। सरकार आंदोलन से यह हड़कंप मच गया और सशस्त्र बल जगह जगह तैनात कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा बस्तर में। संसद का विशेष सत्र बुलाकर राजा को दिए जाने वाले 2 लाख रुपए के भत्ते को भी केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया और राजा की उपाधि उनसे छीनकर उनके भाई विजय चंद्र को राजा घोषित कर दिया। विजय चंद्र राजा के भाई तो सरकार के पक्ष में हो गए, पर जनता अभी भंजदेव के पक्ष में ही थी, जिसके विरोध में यानी प्रवीर चंद्र की बहाली के लिए वहाँ एक नया आंदोलन शुरू हो गया और शराब की दुकानें, स्कूल, भवन, सरकारी भवन जलाए जाने लगे। जनता ने टैक्स देना बंद कर दिया। पटवारियों को लोग गांव से टैक्स लेने जब वो जाते थे मारकर भगाने लगे और भय के कारण वहाँ यह स्थिति बन गई कि बाहरी लोग स्वयं ही पलायन करने लगे। 28 मार्च 1961 को जगदलपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन था। रैली में शामिल होने प्रवीर चंद्र जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से आक्रोशित होकर हजारों के आदिवासियों की भीड़ वहां जमा हो गई। पुलिस और आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। 500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके विरोध में 31 मार्च को लोहंठी गुंडा में 10,000 से अधिक लोग जमा हो गए। हिंसक पुलिस और राजा के समर्थकों यानी अधिकांश जिसमें आदिवासी थे के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गया। आंसू गैस और पुलिस फायरिंग में तब 13 आदिवासी मारे गए। फायरिंग के न्यायिक जांच की मांग के लिए पुनः आंदोलन शुरू हो गया और सरकार ने इससे निपटने के लिए यानी लोगों को कुछ रुपए देकर अपने पक्ष में करने के लिए हर मृतक के परिजनों को 10,000 रुपया की अनुग्रह सहायता देने की घोषणा की। लेकिन लोग राजा के पक्ष में इतने लामबंद थे कि पीड़ित परिवारों ने उससे भी लेने से इनकार कर दिया। आखिर मजबूर होकर सरकार को राजा प्रवीर चंद्र को रिहा करना पड़ा। अब राजा ने पुनः एक नया दल अखिल भारतीय महाराजा पार्टी का गठन किया ताकि देशी रियासतों का आधिपत्य उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में कायम किया जा सके। 1962 के चुनाव में दल ने बस्तर जिले के 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें से 8 की जीत हुई और उसके बाद तो आंदोलन और भी उग्र रूप में शुरू हो गया। राजमहल में जो सरकार द्वारा फ्रीज कर किए जाने के कारण ताले जड़े गए थे, तालों को तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया गया। कार्रवाई के लिए गई पुलिस पर आदिवासियों द्वारा तीरों से हमला किया गया और वहीं एक गांव में जब एक आरोपी को पकड़ने पुलिस गई तो पुलिस के साथ आदिवासियों की भी झड़प हो गई और 2 पुलिस वाले इसमें मारे गए। जगह जगह पुलिस के साथ हिंसक झड़प शुरू हो गया। 25 मार्च 1966 को राजमहल में हजारों आदिवासी परंपरानुसार आखेट यानी शिकार के लिए जाने से पहले राजा से अनुमति लेने गए थे। उन लोगों का यह कथन था कि ऐसी परंपरा उनके यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। पुलिस द्वारा यह पता लगने पर कि वहाँ आदिवासी इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पुलिस को भारी संख्या में पुलिस बल को वहाँ भेजा गया और जब उन्हें यह पता चला कि वह पुलिस वालों की हत्या के आरोपी भी राजमहल में जमा हैं
तो वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल उन्हें गिरफ्तार करने गई, जहाँ पुलिस के साथ वहाँ के लोगों का हिंसक झड़प शुरू हो गया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस को सदल बल वहाँ भेजा गया और महल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। तब वहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डीपी मिश्र थे, जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे और राजा से निपट लेने को उन्होंने अपना एक तरह से मिशन बना लिया था, या कहें उसे निपट लेने को वो हर कीमत पर तैयार थे। अंत में देखते ही देखते पुलिस के साथ इतनी हिंसक झड़प हो गई कि आदिवासी मर मिटने को तैयार हो गए। उनके पास भी तीर धनुष थे और उन्होंने पुलिस के साथ उनका हिंसक झड़प शुरू हो गया। राजभवन में पुलिस जबरन भारी संख्या में प्रवेश कर गई, जहां फायरिंग में राजा प्रवीर चंद्र भजदेव सहित उनके 11 अंगरक्षकों की मृत्यु के बाद ही यह बंद हुआ। और इस तरह कह सकते हैं कि आज़ाद भारत में यह पहला एनकाउंटर था। उसके बाद तब राजनीति का इतना पतन नहीं हुआ था और एक नैतिकता की बात थी। तमाम विरोध के बाद कांग्रेस के अंदर और बाहरी विपक्ष के विरोध के बाद अंततः वहाँ के मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए विषय के साथ।